हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट थ्री से। तो पार्ट मैं पहले करा चुका हूँ। आप उसके लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप लिंक देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसको। स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल में इससे पहले वाले पार्ट में प्रियम्बल हम कर चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख चुके हैं, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस देख चुके हैं, और एक ओवरव्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम इससे पहले वाली वीडियोज में हम देख चुके हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। द एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब में की कोई रेलिवेंसी रहती नहीं है, बिकॉज आप इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बोलोगे, इसके अलावा कुछ और बोल नहीं सकते, तो इम्प्लाइडली या आप इसको कह सकते हो कि आप इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कंस्टिट्यूट करके इसको शैल ही, यू विल रीड इट लाइक शैल, जैसे शैल ही आप इसको रीड कर सकते हो, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा तो आप इसको और कुछ बोल नहीं सकते। आगे चलते हैं। एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये पार्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद जो है ये पार्ट भी हट चुका है। आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और इसमें जाके आप देख सकते हैं सेक्शन 95 और देख सकते हैं आप फिफ्थ शेड्यूल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रखा गया है एंट्री 42 में। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ये हम देख चुके हैं अपने पहले वाली वीडियोस में, हम कर चुके हैं इस बार इस चीज को। 25 अप्रैल बिल डेट है और एनफोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872। ठीक है। देयर आफ्टर सेविंग क्लॉज है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज है, इसको हम करेंगे आज। इसका कुछ पार्ट करेंगे आज। In this act, the following words and expressions are used in the following sense, unless a contrary intention appears from the context. मतलब इसमें इंटरप्रेट किया हुआ है किस वर्ड की क्या डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन दी गई है बेसिकली इसमें। पहली डेफिनेशन देखते हैं प्रपोजल की। पहली डेफिनेशन होगी प्रपोजल की। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल? व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल? प्रपोजल क्या है? सेक्शन 2A। अब प्रपोजल जानने से पहले एक क्वेश्चन और है कि प्रपोजल और ऑफर में डिफरेंस क्या है? ऑफर का क्या मतलब है और प्रपोजल का क्या मतलब है, या फिर ये दोनों सेम है? इन दोनों का मतलब क्या है? सी बेसिकली प्रपोजल हम इंडियन कंटेक्स्ट में यूज करते हैं और ऑफर इंग्लैंड में यूज किया जाता है। अदरवाइज नाम के डिफरेंस के अलावा कोई डिफरेंस है नहीं। प्रपोजल और ऑफर आप सेम कह सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, बात करते हैं प्रपोजल की। एज पर इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रपोजल क्या है? प्रपोजल से पहले आप ये एक ओवरव्यू लेते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। सी
पहले एक प्रपोजल होता है, एक प्रपोजल हुआ, ए ने बी को प्रपोजल दिया, उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस हो गई प्रपोजल की तो फिर जाते हैं प्रॉमिस में। अगर एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो बन जाता है प्रॉमिस। एक ओवरव्यू दे रहा, हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं अभी आपको। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है प्रॉमिस में, तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। इसको बोलेंगे एग्रीमेंट। प्रपोजल, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होने के बाद उसको उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रॉमिस में, मतलब कन्वर्ट हो जाता है प्रॉमिस में। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो हो जाता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स, सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 10 है उसके रिक्वायरमेंट्स जब फुलफिल कर देता है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है सेक्शन 10 की, तब हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को हमें पढ़ना है। एक एक स्टेज को, प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, हम सारी चीजें पढ़ेंगे अभी। तो पहले प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये जो है एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ब्रॉड टर्म हुआ, एग्रीमेंट एक ब्रॉड टर्म हुई, और एग्रीमेंट में से जब एग्रीमेंट वाले पार्ट में जब सेक्शन 10 की जो 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 एग्रीमेंट, जरूरी नहीं कि हर एग्रीमेंट सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, जो एग्रीमेंट सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है उसको एग्रीमेंट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट तो होगा लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि हर एग्रीमेंट सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये हमेशा नेसेसरी है। और ये हमेशा आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। आप इस डायग्राम को अपने दिमाग में रख सकते हैं कि एग्रीमेंट इज अ ब्रॉड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, मतलब पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट इन टर्म्स कि जो जो भी एग्रीमेंट सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट तो है ही, पहले एग्रीमेंट बनेगा जब भी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट तो हो गई, बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। समझे? ये एक ओवरव्यू दिया है मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होता है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इज
प्रपोजल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगी, पहला पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, प्रपोजल। सबसे पहले प्रपोजल होगा, उसके बाद बाकी स्टेप्स होंगे जब जाके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, प्रपोजल इज अ mere स्टेटमेंट। प्रपोजल क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है। ये आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम प्रपोजल को सेक्शन में देखेंगे, सेक्शन 2A में जब हम प्रपोजल को रीड करेंगे। तो प्रपोजल है क्या एक्चुअली, प्रपोजल इज जस्ट अ स्टेटमेंट। एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना प्रपोजल दे रही है, सपोज किसी को लैंड परचेज करना है, किसी को कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो वो उसको सिर्फ अपना प्रपोजल दे रहा है कि जैसे ए बी को कहता है कि आई वॉन्ट टू बाई योर हाउस फॉर दिस अमाउंट, तो ये क्या, ये उसका प्रपोजल है। बट प्रपोजल इज अ mere स्टेटमेंट which is not accepted if it is accepted, if it is accepted it becomes promise, it becomes promise। मतलब प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो सिर्फ प्रपोजल ही रह जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, फिर वो बाइंडिंग हो जाता है पार्टीज के ऊपर, देन इट बिकम्स बाइंडिंग। अब चलते हैं एक बार सेक्शन को देखते हैं। व्हेन, यहां देखते हैं 2A को। व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं, ऐसे आपको क्लियर समझ नहीं आएगा। When one person signifies to another, ऐसे देखते हैं इसको, आप ना डायरेक्ट अपने सामने खोल के रख सकते हैं। इसको डिवाइड करते हैं सेक्शन को, क्या कहना क्या चाहता है सेक्शन। व्हेन वन पर्सन, वन पर्सन, पर्सन मतलब पर्सन कैन बी ह्यूमन बीइंग तो है ही, पर्सन कैन बी लीगल पर्सन ऑल्सो, लीगल ऑल्सो। अब लीगल मतलब एनी एंटिटी विच इज क्रिएटेड अंडर द स्टैट्यूट, जिसको लॉ के अंडर बनाया गया, जैसे कि कंपनी। ऑलराइट, व्हेन वन पर्सन signifies to another, signifies to another, signifies का क्या मतलब है, signifies का मतलब है टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करेगी ना, उसको बोलते हैं सिग्निफाइज। एक आदमी दूसरे आदमी को कम्युनिकेट कर रहा है अपनी इंटेंशंस, ठीक है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing, मतलब उस अपनी विलिंगनेस दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर रहा है कुछ करने के लिए या किसी चीज से एब्सटेन करने के लिए, मतलब टू डू और टू एब्सटेन। तो डू वाली चीज तो पॉजिटिव हो गई, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव।
पॉजिटिव, और एब्सटेन नेगेटिव। अब आप कहोगे पॉजिटिव और नेगेटिव टू डू, कुछ करने के लिए, कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे को सेल कर दो, मैं आपको ये अमाउंट पे कर दूंगा, दिस इज पॉजिटिव। टू एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब किसी पार्टी को रोकना कुछ करने से। सपोज एक फादर है और 20 सन है, और फादर बी को बोलते हैं कि अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन छोड़ दोगे, अल्कोहल नहीं पियोगे, तो मैं आपको एक सपोज बाइक गिफ्ट करूंगा। तो ये क्या है, कुछ नहीं करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए। नेगेटिव सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट, नेगेटिव सेंस में एग्रीमेंट हुआ कुछ नहीं करने के लिए। कुछ करने के लिए हुआ तो पॉजिटिव हो गया, टू डू समथिंग। टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट इन द सेंस कुछ नेगेटिव करने के लिए। नेगेटिव मतलब गलत नहीं है कि गलत करने के लिए नहीं कर रहा। नेगेटिव इन द सेंस की, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि अल्कोहल का प्रिवेंशन रोकने, अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए अगर आप ए अपने सन बी को रोकता है और उसको मना करता है ऐसा करने के लिए, और उसके लिए उसको वो कंसिडरेशन के रूप में बाइक गिफ्ट करने की बात करते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि नेगेटिव सेंस में उसको यूज किया गया है, टू एब्सटेन को। ठीक है, और ये सब होगा क्यों भाई? एक आदमी अपनी विलिंगनेस दूसरे को करने या नहीं करने के लिए क्यों करेगा? टू विद अ व्यू टू obtain the assent of the other, the assent of the other। दूसरे की एसेंट लेने के लिए, एसेंट के लिए ए अगर बी को कोई ऑफर दे रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑफर में कुछ उससे चाह रहा होगा। ए ने बी को कुछ ऑफर अगर दिया कि मैं आपके घर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हूं, या XYZ कार को परचेज करने में इंटरेस्टेड हूं, और उसके लिए मैं आपको सपोज 10 लाख रुपीज ऑफर करता हूं। तो 10 लाख रुपीज ये उसको देकर क्या चाह रहा है कि बी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, अपना एसेंट दे दे। बी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, अपना हाउस उसको सेल कर दे, अपनी कार उसको सेल कर दे। मतलब ए इस ऑफर के बदले क्या चाह रहा है, एसेंट, बी की एसेंट। अब दोबारा सेक्शन को देखते हैं। व्हेन वन पर्सन हमने समझा पर्सन का मतलब क्या है। पर्सन का मतलब लीगल एंटिटी भी, कंपनी भी। पर्सन का मतलब आप कह सकते हो नेचुरल पर्सन तो है, लीगल पर्सन जैसे कंपनी। ठीक है, वन का मतलब आप ये मत सोचना कि एक ही आदमी होना चाहिए। दिस कैन बी कंस्ट्रूड प्लूरली। इसको आप प्लूरल देखोगे। अब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हमने देखा, सिग्निफाइज का मतलब क्या है? टू कम्युनिकेट करना। ठीक है ना? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू to obtain the assent of that person, to obtain the assent of that other to such act or abstinence, कोई भी एक्ट और एब्सटिनेंस, is said to make a proposal, इसको बोलेंगे प्रपोजल। आई होप क्लियर हुआ, फिर से देख लेते हैं। when one person signifies his assent or signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtain the assent of the other। ठीक है, जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो उसको बोलेंगे प्रपोजल। इजी है।
ये सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद उसको बोलेंगे प्रपोजल। एक चीज और देखते हैं, वर्ड यूज हुआ है एसेंट, कंसेंट यूज नहीं हुआ। एसेंट और कंसेंट में डिफरेंस क्या है? एसेंट क्या है और कंसेंट क्या है? सी जो एसेंट है ये यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल का मतलब एक पार्टी की होती है, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, तो ए बी से कुछ चाह रहा है, बी अपनी प्रॉपर्टी, सपोज बी के पास प्रॉपर्टी है और ए को बी से प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो एसेंट किसकी चाहिए? ए ने ऑफर किया बी को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो एसेंट किसकी चाहिए? बी की। तो ये क्या यूनिलेटरल एसेंट है। यूनिलेटरल एसेंट होती है जो वन पार्टी की होती है, वन पार्टी। और कंसेंट बायलैटरल होती है। बायलैटरल मतलब बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टी। जब दोनों पार्टी एग्री करेगी उसको बोलते हैं कंसेंट। एक पार्टी की आप कंसेंट चाह रहे हो उसको बोलेंगे एसेंट, सॉरी कंसेंट नहीं, एक पार्टी की आप एसेंट चाह रहे हो उसको बोलेंगे यूनिलैटरल एसेंट। ठीक है, एसेंट और कंसेंट आया समझ में? इसके बाद बात करते हैं और एसेंट को और आप समझ सकते हो इस तरीके की, एसेंट ऑफ प्रपोजल, एसेंट ऑफ प्रपोजल प्लस एसेंट ऑफ एक्सेप्टर। जो प्रपोज कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों की एसेंट जब मिल जाएंगी तो इसको बोलेंगे कंसेंट ऑफ बोथ। ठीक है, कंसेंट ऑफ बोथ हो गया। अब कुछ स्टेटमेंट है, आप उसको लिख सकते हो। एक स्टेटमेंट है डॉक्टर अवतार सिंह की, डॉक्टर अवतार सिंह, अकॉर्डिंग टू हिम accepted proposal is a promise, accepted proposal is a promise। promise क्या होता है? accepted proposal। ठीक है, प्रपोजल को एंड करते हैं। प्रपोजल क्या एसेंशियल्स है इसके? एसेंशियल्स इसके जो प्रपोजल के एसेंशियल्स है वो सिग्निफाई टू अनदर, सिग्निफाई टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing, to do or abstain from doing anything। और सेकंड एसेंशियल क्या है? सेकंड एसेंशियल है with a view, with a view to obtain the assent। assent और consent का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। to obtain the assent of that other person। ठीक है, अब एक बार इसको हमने देख लिया, आगे चलते हैं 2B में। 2B में when the person to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल किया गया है, जिसको प्रपोजल दिया गया है,
इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, वो सिग्निफाई कर देता है अपनी एसेंट। देयरटो मतलब इस प्रपोजल को। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. उस proposal को accepted मान लिया जाएगा। A proposal when accepted, जब ये proposal accepted हुआ तो क्या बन गया? Promise becomes a promise। मतलब proposal एक्सेप्टेड क्या बन गया? प्रॉमिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट बिकम्स अ प्रॉमिस? व्हाट बिकम्स अ प्रॉमिस? क्वेश्चन लिखो, व्हाट बिकम्स अ प्रॉमिस? एक्सेप्टेंस, और मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। व्हाट बिकम्स अ प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल। बताओ क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है क्या? एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनता है या प्रपोजल प्रॉमिस बनता है? सोचो। देखो, प्रपोजल को जब एक्सेप्ट करा तो प्रॉमिस बना, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना? प्रॉमिस। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस प्रपोजल नहीं, एक्सेप्टेंस प्रॉमिस नहीं बनता, प्रपोजल जो है ये प्रॉमिस बनता है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली काफी बार हर स्टेट के प्रीलिमिनरी एग्जाम में, जुडिशरी में, आपको नॉर्मल क्लैट व्लैट काफी एग्जाम में आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको रिपीटेडली मिलेगा बार बार। When does a proposal become, सेकंड क्वेश्चन है, when does a proposal becomes a promise? एक प्रपोजल प्रॉमिस कब बनता है? When does, सेकंड क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। When does a proposal becomes promise? आई होप ये तो आप इजीली आंसर कर दोगे। When does a proposal becomes promise? एक प्रपोजल प्रॉमिस कब बनता है? अपॉन एक्सेप्टेंस, अपॉन एक्सेप्टेंस। इजी है, एक प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करो, प्रॉमिस बन गया। ठीक है, एवरी प्रपोजल डज नॉट बिकम्स अ प्रॉमिस, इसका क्या मतलब है? अब आप देखोगे आगे, एवरी प्रपोजल, हर प्रपोजल डज नॉट बिकम प्रॉमिस व्हेन only the accepted proposal becomes promise। समझे? हर प्रपोजल प्रॉमिस नहीं बनता है। ए ने बी को कुछ प्रपोजल दिया, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्रॉमिस बन गया, जब तक वो एक्सेप्ट होगा ही नहीं, जब तक, अगर सपोज ए ने बी को कुछ प्रॉमिस किया, सॉरी प्रपोजल किया, ए ने बी को कहा कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं 10 लाख रुपए, बी ने कुछ बोला ही नहीं, बी ने उसको ना एग्री किया ना डिनाई किया, बी ने कुछ नहीं बोला, तो क्या ये प्रॉमिस हो गया? क्या ये प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया? इसको बोलेंगे प्रॉमिस? नो भाई, बी की एसेंट भी तो जरूरी है, जब तक बी एसेंट देगा ही नहीं, प्रॉमिस कैसे बन जाएगा? तो प्रॉमिस बनने के लिए प्रपोजल के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टी टू हुम द प्रॉमिस इज मेड,
तब जाके क्या बनेगा, टू whom द प्रपोजल इज मेड, तब जाके बनेगा प्रॉमिस। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन कर सकता है। क्वेश्चन है हु कैन एक्सेप्ट, हु कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है, हु कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर कौन सकता है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया। ठीक है, बी के पास एक कार है, ए को पसंद आई, सपोज ये कार है, ए को पसंद आई, ए ने ऑफर दिया बी को कि भाई मैं आपकी कार सपोज 5 लाख रुपीज में परचेज करना चाहता हूं। बी का सन है सी, क्या सी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? या सपोज बी की वाइफ है डब्लू, क्या डब्लू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है? इन सिंपल टर्म्स नो। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रपोजल, सपोज प्रॉपर्टी बी की है और उसको उसको प्रपोजल ए ने उसको प्रपोजल दिया है, उसको एक्सेप्ट उसकी वाइफ कर ले या उसका चाइल्ड कर ले। दिस इज नॉट पॉसिबल इन लीगल टर्म्स। रियलिटी प्रैक्टिकलिटी में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता। प्रपोजल, write down this thing, proposal can be accepted, proposal can be accepted by that person only, by that person only to whom it is made, to whom it has been made। जिसको प्रपोजल दिया गया है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, प्रोवाइडेड अगर उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके रिगार्डिंग, वो सेपरेट चीजें हैं। अभी हम उनमें उतनी डिटेल में हम जा नहीं रहे। सिंपल समझोगे, अगर ए ने बी को कुछ प्रपोजल दिया है तो बी ही उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है, सी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, देन एक चीज और आप नोट डाउन करो, प्रपोजल मस्ट बी within the knowledge, proposal must be within the knowledge of the person, within the knowledge of the person to whom it has been made, to whom it is made। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अगर बी को कोई प्रपोजल दिया है तो ये बी की नॉलेज में तो होना चाहिए एक्सेप्ट करने से पहले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको प्रपोजल दिया है, इसकी नॉलेज में था ही नहीं, इसको पता ही नहीं थी ये बात और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इज इट पॉसिबल? मतलब बी को पता ही नहीं थी कि ऐसा कोई प्रपोजल है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस बन गया। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो प्रपोजल मस्ट बी विद इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, वो उसकी नॉलेज में होना चाहिए। वो ऐसे आगे नहीं कह सकता कल को कि इसने प्रपोजल किया था मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। आपकी नॉलेज में होगा तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे उस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं, सी देखते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल
दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रोमिसर। और जो पार्टी एक्सेप्टिंग पार्टी है, जो द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी, उसको बोलेंगे प्रोमिसी। मतलब अगर ए ने प्रपोजल दिया बी को, तो बी हुआ, सॉरी ए हुआ प्रोमिसर और बी कौन हुआ? प्रोमिसी। सिंपल है। आगे चलते हैं। अब आप एक केस लिखो, एक केस का नाम लिखो, लालमन शुक्ला। केस का नाम लिखो, फिर मैं इसके फैक्ट्स आपको बताता हूं। गौरी दत्त 1913 इलाहाबाद हाई कोर्ट। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है? एक पर्सन होता है ए सपोज, और इसका नेफ्यू होता है एन, और इसका सर्वेंट होता है सपोज एस। अब ये जो नेफ्यू है ए का, ये मिसिंग हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, पता नहीं चलता नेफ्यू गया का, खो जाता है बेसिकली। अब ए का सर्वेंट इस नेफ्यू को ढूंढने के लिए जाता है। ही वेंट टू सर्च द नेफ्यू ऑफ ए। इसके जाने के बाद एक पब्लिकेशन में, मतलब एक ऑफर देता है कि जो भी एन को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 500 रुपए, उसको मैं 500 रुपीज का इनाम दूंगा, गिफ्ट दूंगा, या प्राइज, आप कुछ भी कह सकते हो। सो देयर वाज अ पर्सन हुज नेफ्यू वाज मिसिंग। ही सेंड हिज सर्वेंट टू लुक फॉर द नेफ्यू। ये सर्वेंट चले गए नेफ्यू को ढूंढने के लिए, पहले ही, ऑफर से पहले। He sent his servant to look for the nephew. After that, he makes a proposal that whoever find my nephew will get 500 rupees. जो भी रुपीज आई थिंक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए ने सर्वेंट को पहले भेज दिया एन को ढूंढने के लिए, उसके बाद ए ने ऑफर दिया 500 रुपए का, जो भी एन को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए दिए जाएंगे। अब क्या होता है कि एस को एन कहीं हरिद्वार में जाके मिल जाता है। एस को एन हरिद्वार में मिल जाता है, सपोज हरिद्वार में नहा रहा होता है वो, आराम से वो वहां उसको पकड़ लेता है, घूमने गया था वो। तो एस ने हरिद्वार में एन को पकड़ लिया। एस को अभी भी नहीं पता कि ऑफर क्या है, ए ने कोई ऑफर दिया है या ए ने कोई 500 रुपए का ऐसा ऑफर दिया है। एस की नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, नो नॉलेज, इस ऑफर के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, टाइम बीत जाता है। ए को कुछ टाइम, एस को कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि ऐसा ऑफर था। अब उसने एन को लाके वापस अपने मालिक को ए को दे दिया। ए ने उसको शाबाशी दी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। 500 रुपए का ऑफर था, उसको नहीं दिया। एस को कुछ टाइम के बाद जाके पता चलता है कि ऐसा कोई ऑफर था। एस को लेटर ऑन किसी के थ्रू पता चला सपोज कि ऐसा कोई ऑफर था। अब वो जाके एस जाके ए के ऊपर केस फाइल करता है और अपने 500 रुपए क्लेम करता है। सो टेल मी, क्या उसका क्लेम सस्टेनेबल होगा? क्या उसको 500 रुपए मिलेंगे?
बताओ, क्या 500 रुपए एस को मिलेंगे? सर्वेंट जो 500 रुपए का ऑफर उसने रखा था, जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा एन को, उसको 500 रुपए देने का जो ऑफर उसने किया था, क्या एस उसके लिए एंटाइटल है? एस एंटाइटल है उस 500 रुपए के लिए? कोर्ट ने कहा नो। क्यों? कोर्ट सेड, कोर्ट हेल्ड नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने ऊपर अभी कुछ पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज कराता हूं। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि प्रपोजल मस्ट बी विद इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। उसके नॉलेज में तो हो एक्सेप्ट करने से पहले। भाई प्रॉमिस तो जब बनेगा जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया तो प्रॉमिस कैसे बनेगा? प्रॉमिस नहीं होगा तो आप क्लेम कैसे करोगे? कैसे बाइंडिंग करोगे, बाइंड करोगे दूसरी पार्टी को? हियर द कोर्ट आल्सो हेल्ड द सेम दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल, देयरफॉर देयर वाज नो एक्सेप्टेंस एंड कोर्ट ने कहा कि ये तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ऐसे इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। इसको तो जब ऑफर ए ने दिया ही नहीं था, उससे पहले इसको सेंड किया था, तो ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। ड्यूटी, ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और इस ड्यूटी परफॉर्म करने में उसने एन को फाइंड कर लिया। तो यहां पर कोर्ट ने एस का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि विदाउट नॉलेज द प्रपोजल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एस वॉज परफॉर्मिंग हिज ओन ड्यूटीज। ठीक है, आई होप ये केस आपको समझ आया होगा। ये केस लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दिखाता हूं आपको, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913 इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है mere supply of information is not proposal। इसका क्या मतलब हुआ? mere supply of information is not proposal, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करना प्रपोजल नहीं हुआ। मतलब ए ने बी से वैसे ही पूछ लिया कि आपकी ये कार है, इसका क्या प्राइस है। सपोज बी के पास एक मर्सिडीज है और ए ने आउट ऑफ क्यूरोसिटी या फिर ऐसे ही पूछ लिया, उसको ये गाड़ी पसंद आई, उसने बी से पूछ लिया आपकी कार का क्या प्राइस है। बी ने उसको बता दिया मेरी कार सपोज 50 लाख रुपीज की है, 50 लाख सपोज। सो अब इसमें प्रपोजल हुआ कहीं से? ए ने जो इंफॉर्मेशन मांगी है, सपोज बी ने इंफॉर्मेशन दी, क्या ये प्रपोजल हुआ? नो, बिकॉज यहां पर सेक्शन 2A की कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। कोई विलिंगनेस नहीं है इधर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है ना, कोई सेक्शन 2A की कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही इधर। सिर्फ क्या है? mere सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपसे पूछा ये चीज कितने की, आपने वो चीज बता दी इतने की। ठीक है ना, इसमें केस देखते हैं। हार्वे वर्सेस फैसी 1893, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। हार्वे वर्सेस फैसी 1893। इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रॉपर्टी होती है
इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है बम्पर हॉल पेन। इसी इसी नाम से इस केस को भी जाना जाता है, बम्पर हॉल पेन केस। और इसमें इस प्रॉपर्टी का नाम भी यही था, ये प्रॉपर्टी का नाम था। बम्पर हॉल पेन केस। ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी जमाइका में, ठीक है ना। तो हार्वी फैसी से पूछता है, हार्वी फैसे से पूछता है कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। देखो अब इसका क्वेश्चन देखो आप, हार्वी फैसे से पूछता है विल यू सेल योर बम्पर होल पेन, ये प्रॉपर्टी का नाम है, बम्पर होल पेन टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस, टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन है। विल यू सेल योर बम्पर होल पेन टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस। इसके रिप्लाई में फैसी रिप्लाई करता है the lowest price of bumper hole pen is 900 pounds, 900 pounds। ये फैसी का रिप्लाई है, ये हार्वी का क्वेश्चन है। विल यू सेल योर BHP टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस, फैसी का रिप्लाई होता है द लोएस्ट प्राइस ऑफ BHP इज 900 पाउंड्स। अब बताओ कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस हुआ, क्या आप इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है। आप इसको बोलोगे कि ये प्रॉमिस हुआ, सोचो। और इसके आगे देखो, फिर इसके आगे एच दोबारा रिप्लाई करता है कि वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल, वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड्स एज आस्क्ड बाय यू। आप बताओ भाई, पहले हार्वी ने उससे प्राइस पूछा, उसने अपना प्राइस बताया और हार्वी ने बोला ठीक है हम इतने प्राइस में परचेज करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को तैयार है। अब बताओ क्या ये प्रॉमिस हुआ, क्या इसको प्रॉमिस बोलेंगे? प्रॉमिस से पहले बताओ कि क्या प्रपोजल हुआ, प्रपोजल था, कहीं प्रपोजल था, एक्सेप्टेंस था, उसके बाद तो प्रॉमिस बनेगा। तो इसमें हेल्ड क्या हुआ, कोर्ट ने इसमें क्या कहा, कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि देयर इज नो प्रपोजल। कोर्ट ने कहा देयर इज नो प्रपोजल। क्यों? कोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, ओनली इंफॉर्मेशन वाज सप्लाइड। आपने उससे उसका प्राइस पूछा, उसकी प्रॉपर्टी का, उसने अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस बताया। उसने कब बोला मैं आपको ये प्रॉपर्टी इतने इसमें प्राइस में सेल करने के लिए तैयार, उसने कब बोला ऐसा? भाई एच ने उससे उसका लोएस्ट प्राइस पूछा, उसने उसका लोएस्ट प्राइस बता दिया, इतनी तो बात हुई। तो अब इसमें कहीं प्रपोजल हुआ, प्रपोजल नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस कहां से होगा, और यही नहीं हुआ तो प्रॉमिस कहां से होगा? तो कोर्ट ने कहा कि नो, यहां पर कोई प्रपोजल नहीं था, सिर्फ जो था ओनली इंफॉर्मेशन सप्लाई हुई है, ओनली इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड।
और सिर्फ इंफॉर्मेशन जब सप्लाई हो रही है तो आप उसको ना प्रपोजल कह सकते हो ना एक्सेप्टेंस कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इंटेंशन फाइंड करने का होता है कि इंटेंशन कैसे फाइंड करी जाए, पार्टी इंटेंट क्या कर रही है, जिसके लिए दो टेस्ट आप एविडेंस एक्ट में भी देखोगे और दूसरे एक्ट में भी आप देखोगे, लेकिन मैं आपको एक इन शॉर्ट में बताता हूं। दो टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आप एग्जाम देते हो सपोज, और एग्जाम आप एमसीक्यू देते हो तो उसको ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि सपोज चार ऑप्शन है आपके एग्जाम, आपने एग्जाम जो दिया उसमें चार ऑप्शन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू पैटर्न जो होता है, तो उसमें अगर ए ठीक है तो सबका ही ए ठीक होगा। ऐसा तो नहीं है आपका ए ठीक है दूसरे पार्टी का बी ठीक है किसी का सी ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है सपोज, उसका आंसर अगर ए है तो सबके लिए ही ए होगा, वो सबके लिए ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोर्ट ये चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक प्रूडेंट पर्सन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है सपोज, तो उसमें एक प्रूडेंट पर्सन कैसे बिहेव करेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और सब्जेक्टिव होता है विच डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये डिफरेंट हो सकता है। सब्जेक्टिव आप ऐसे समझ सकते हो कि मेंस एग्जाम को सब्जेक्टिव बोला जाता है, तो उसमें सबके आंसर तो मैच नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव में सबके आंसर मैच कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि आंसर सबके लिए, अगर ए आंसर है तो सबके लिए ए आंसर है। बट सब्जेक्टिव में क्या होगा कि सब्जेक्टिव में हर कोई अपना अपना आंसर अलग अलग लिख सकता है। तो सब्जेक्टिव का मतलब होगा, सब्जेक्टिव में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक आप, मैं क्या सोचता हूं हो सकता है वो डिफरेंट है, आप क्या सोचते हो सकता है वो डिफरेंट है। बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव इज समथिंग व्हाट एनी रीजनेबल पर्सन, व्हाट एनी रीजनेबल या प्रूडेंट पर्सन कह सकते हो, प्रूडेंट पर्सन derive in that particular situation। एक प्रूडेंट पर्सन, एक रीजनेबल पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा उसको आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोल सकते हो। कोर्ट ये फाइंड करता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, ऑब्जेक्टिवली अगर ये सिचुएशन 10 आदमियों के बीच में हुई होती तो उसमें 10 आदमी कैसे बिहेव करेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कोर्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव टेस्ट देता है, सब्जेक्टिव टेस्ट देखना बहुत इम्पॉसिबल काम हो सकता है कोर्ट के लिए भी। इसको आप इन शॉर्ट समझने के लिए कह सकते हो कि कॉमन फॉर ऑल, की नॉर्मली सिचुएशन में कॉमनली आदमी क्या सोचेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्ट करेगा, और ये डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं क्या सोचता हूं इस सिचुएशन में हो सकता है वो अलग हो आपसे, मेरी सिचुएशन अलग हो आपसे, तो ये डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको बहुत जगह हर ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, आपको हर लॉ में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इंटेंशन फाइंड कैसे करना है ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली, तो जैसे यहाँ प्रॉमिस था नहीं था, इंटेंशन फाइंड करनी है पार्टी की, तो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट करके कोर्ट उसको फाइंड करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप के दिमाग में आ रहा होगा कि कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी मेड ओरली।
क्या एक कॉन्ट्रैक्ट को ओरली बनाया जा सकता है या हमेशा रिक्वायरमेंट होगी कि उसको हमेशा उसको नोट डाउन ही करना पड़ेगा, उसका एग्रीमेंट ही बनाना पड़ेगा, या उसको रिटर्न ही होना पड़ेगा हमेशा? ऐसी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमेशा रिटर्न ही होगा कॉन्ट्रैक्ट? ओरली हो सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? इज इट पॉसिबल टू मेक अ ओरल कॉन्ट्रैक्ट? इसके लिए हम चलते हैं एक बार आप आ जाओ सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है? इन so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express, and in so far as proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. मतलब इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो प्रॉमिस जो है वो दो तरीके से हो सकता है। पहले तो आप ये समझ लो कि प्रॉमिस की बात कर रहा है, तो हम प्रॉमिस के ऊपर रहे, प्रपोजल से हम प्रॉमिस पे कैसे आ गए? तो प्रपोजल ही प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है, मैं आपको बता चुका हूं। इन so far as प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड, तो जब भी कोई प्रपोजल और एक्सेप्टेंस बनता है इन वर्ड्स, क्या लिखा हुआ है? इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो दो तरीके से होता है, दो तरीके से प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस आप कहोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो उसको। दो तरीके से होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस क्या है और इम्प्लाइड क्या है? इन so far as proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express। तो एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेस जो होगा वो होगा वर्ड्स में, और इम्प्लाइड जो होगा वो कंडक्ट से होगा। ठीक है, अब वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि रिटर्न ही होंगे, वर्ड्स ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। और कंडक्ट, कंडक्ट तो बिना बोले भी हो सकता है, सिर्फ एक्ट से हो सकता है, बिना बोले। नो वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब आप कहोगे नो वर्ड्स आर रिक्वायर्ड कैसे पॉसिबल है? सपोज आप बस में ट्रेवल करते हो, और एक कॉमन एग्जांपल है, सपोज आप बस में ट्रेवल करते हो, आप बस स्टैंड पर खड़े हो और बस आती है, बस वहां पर स्टॉप करती है, बस वहां पर रुकती है, आप बस में चढ़ जाते हो, और उसके बाद मतलब आप वहां खड़े थे तो बस आकर वहां रुक गई, आपने ना बस को रुकने के लिए बोला, या आपने कोई इशारा करा, कंडक्ट करा, बस वहां पर आई, आप रुक गए, और सपोज आपके पास पास था, बस का पास, आपने उस पास को दिखा दिया कंडक्टर को, और आप अपनी डेस्टिनेशन पर चले गए, उतर गए जहां पर आपको उतरना था। तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट यहां पर ना वर्ड्स थे, ना ओरली, ना रिटर्न, कुछ नहीं था, लेकिन क्या था? कंडक्ट, एक्ट। अब अगर दोबारा देखें इसको, इन so far as प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की जहां बात करते हैं, ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस वर्ड्स में हुआ तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेस, एक्सप्रेसली मेड। अब वर्ड्स लिखा है यहाँ पर, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो ओरल वर्ड्स या रिटर्न वर्ड्स, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो वर्ड्स का मतलब होगा, इसको हम लिबरल इंटरप्रिटेशन देते हुए, वर्ड्स का मतलब होगा ओरली भी हो सकता है और रिटर्न तो हो ही सकता है। इज सेड टू बी एक्सप्रेस इन so far as such प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड। अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस वर्ड्स में नहीं है, अदरवाइज, यहाँ क्या लिखा है? अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, तो द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। फिर क्या होगा? इम्प्लाइड। तो वर्ड्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? कंडक्ट।
अदरवाइज इसका तो ये मतलब हुआ, ये कंडक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड orally, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकता है और रिटर्न तो हो ही सकता है, बोथ। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड ओरली एंड रिटर्न बोथ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। इसका क्या मतलब है कि प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, अगर प्रपोजल एक बार रिजेक्ट हो गया तो वो खत्म हो जाता है। प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड मतलब सपोज एक वॉच है, ये एक वॉच है, एक ही वॉच है ये, ठीक है। अब ए को ये वॉच सेल करनी है बी को। ए बी को ऑफर देता है, सपोज ए कहता है बी को कि मैं अपनी वॉच 5,000 रुपए में आपको सेल करना चाहता हूं। डू यू वॉन्ट टू बाय माई वॉच फॉर 5,000 रुपीज। बी कहता है कि नहीं, 5,000 तो नहीं, मैं आपको इस वॉच के 4,500 रुपए दे सकता हूं। तो क्या ये प्रॉमिस हुआ? क्या ये प्रॉमिस हुआ? भाई ए ने कहा था कि मैं अपनी वॉच 5,000 रुपए में सेल करना चाहता हूं। बी ने कहा कि 5,000 तो नहीं, मैं 4,500 रुपए दे सकता हूं इस वॉच के। तो इस सिचुएशन में क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या आप इसको कहोगे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया? नहीं। इस सिचुएशन में ए ने जो प्रॉमिस दिया था, ए ने जो प्रपोजल दिया था वो रिजेक्ट हो गया और बी ने उसको एक न्यू प्रपोजल दिया है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल। केस लिखो एक। आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बहुत सारे इंग्लिश जजमेंट आपको मिलेंगे, बहुत इंग्लिश जजमेंट आपको इसमें मिलेंगे जिनकी परसुएसिव वैल्यू है, हम इससे प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। परसुएसिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि जजमेंट कब आप यूज करोगे। सपोज एक पॉइंट ऑफ इशू है और उस पे ना तो हमारे पास कोई लॉ है, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रेसिडेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो उन सिचुएशंस में क्या होता है कि फॉरेन जजमेंट्स को रेफर किया जाता है, बाइंडिंग नहीं होती है लेकिन रेफर किया जाता है। परसुएसिव वैल्यू होती है, हाई परसुएसिव वैल्यू होती है। और क्योंकि ये एक्ट 1872 का, तो आपको इसमें काफी इंग्लिश जजमेंट्स आपको इसमें काफी मिलेंगी। हाइट और ये जजमेंट्स, इन जजमेंट्स के नाम, इन जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको प्रीलिमिनरी में भी मिलेंगे, मेंस में भी मिलेंगे। हाइट वर्सेस रेंज 1840 का केस है ये, हाइट वर्सेस रेंज। इसमें क्या होता है, द डिफेंडेंट ऑफर्ड टू सेल हिज एस्टेट फॉर 1,200 पाउंड्स। जो डिफेंडेंट होता है वो अपने एस्टेट को 1,200 पाउंड में सेल करने की बात करता है, 1,200 पाउंड में सेल करने की बात करता है डिफेंडेंट।
और प्लेंटिव डिक्लाइन कर देता है इस ऑफर को, प्लेंटिव इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। आई होप आपको पता होगा प्लेंटिव और डिफेंडेंट कौन होता है। प्लेंटिव इसको डिक्लाइन कर देता है और डिक्लाइन करके the defendant offered to sell his estate for 1200 pounds. The plaintiff declined this offer. The defendant then offered to sell for अच्छा प्लेंटिफ के डिक्लाइन करने के बाद डिफेंडेंट दूसरा ऑफर देता है 1000 पाउंड का। अब पहले ऑफर दिया डिफेंडेंट ने 1200 पाउंड का, उसको प्लेंटिफ ने डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइंड। दोबारा डिफेंडेंट ऑफर देता है 1000 पाउंड का। अब प्लेंटिफ कहता है कि नहीं, 1000 पाउंड तो नहीं, 950 पाउंड में मैं रेडी हूं इसको परचेज करने के लिए, 950 पाउंड में। ठीक है, मतलब डिफेंडेंट ने दो बार ऑफर, पहले 1200 रुपए का 1200 पाउंड का ऑफर दिया था, वो प्लेंटिफ ने डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद 1000 पाउंड का ऑफर दिया तो वो भी प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट नहीं किया। प्लेंटिफ ने बोला कि 950 पाउंड में मैं एक्सेप्ट करता हूं, 950 पाउंड में मैं रेडी हूं इसको बाय करने के लिए। अब डिफेंडेंट कहता है कि आई विल थिंक अबाउट इट। डिफेंडेंट कहता है कि 950 वाला जो ऑफर आप ये दे रहे हो इसके बारे में मैं सोचूंगा। Defendant said that he would think over and reply in 2 weeks. तो ये 2 हफ्ते का टाइम ले लेता है और कहता है कि मैं सोचूंगा इसके बारे में, और फिर डिफेंडेंट 2 हफ्ते के बाद डिक्लाइन कर देता है। डिफेंडेंट, अब की बार किसने डिक्लाइन करा? डिफेंडेंट ने 2 हफ्ते के बाद डिक्लाइन कर देता है इस ऑफर को। तो प्लेंटिफ कहता है, फिर प्लेंटिफ कहता है कि ठीक है, प्लेंटिफ कहता है कि आई एम रेडी टू बाय फॉर 1000 पाउंड्स। प्लेंटिफ कहते हैं कि ठीक है, आपने मेरा 950 पाउंड का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, मैं आपका जो ऑफर है 1000 पाउंड का, इसको एक्सेप्ट करता हूं, इसको एक्सेप्ट करता हूं। और क्योंकि आपने प्रपोजल मेरे को किया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया प्रॉमिस, ये हो गया प्रॉमिस। नाउ यू टेल मी कि प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ। डी ने ऑफर दिया था 1000 पाउंड का, पी ने 950 पाउंड के लिए एग्री किया था। डी ने उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम मांगा और उसके बाद उसको डिक्लाइन कर दिया ऑफर को। पी ने कहा कि मैं रेडी हूं 1000, उसके बाद डिक्लाइन करने के बाद पी ने कहा कि मैं 1000 पाउंड में रेडी हूं उसको परचेज करने के लिए, और मैं आपका जो ये ऑफर है 1000 पाउंड वाला, इसको एक्सेप्ट करता हूं। और क्योंकि आपने प्रपोजल दे रखा था मेरे को 1000 पाउंड के लिए, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया प्रॉमिस। तो यू टेल मी कि क्या ये प्रॉमिस हुआ? कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? कोर्ट ने कहा, कोर्ट हेल्ड इट टू बी नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एज द प्रपोजल फॉर सेलिंग द एस्टेट फॉर 1000 पाउंड हैज ऑलरेडी कम टू एन एंड। कोर्ट ने कहा कि जो 1000 वाला जो ये ऑफर था, जो ये 1000 वाला जो ये ऑफर था, ये तो खत्म हो गया। जैसे पी ने काउंटर ऑफर किया 950 पाउंड का, तो ये ऑफर तो खत्म हो गया। और उसके बाद डी ने इसको डिक्लाइन कर दिया 950 को, तो उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? जो ऑफर हमने अभी ऊपर क्या देखा था, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। एक प्रपोजल जो है, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड
कम्स टू एन एंड, मतलब एक प्रपोजल अगर एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद वो प्रपोजल हो जाता है खत्म। तो कोर्ट ने यही बात कही, दिस वॉज हेल्ड टू बी नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एज द प्रपोजल फॉर सेलिंग द एस्टेट फॉर 1000 पाउंड हैज ऑलरेडी कम टू एन एंड। 1000 पाउंड वाला जो ऑफर था वो खत्म हो गया, एंड हो गया। काउंटर प्रपोजल का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मतलब सिंपल टर्म्स में व्हेन काउंटर प्रपोजल इज मेड earlier, proposal comes to an end, ठीक है ना। When counter proposal is made earlier, proposal comes to an end, मतलब अगर आपने किसी प्रपोजल के ऊपर कोई काउंटर प्रपोजल कर दिया तो उससे पहले वाला जो भी ऑफर था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देख लेते हैं, व्हेन काउंटर प्रपोजल इज मेड, जब काउंटर प्रपोजल आपने किया किसी चीज के लिए तो अर्लियर प्रपोजल, जो पहले का प्रपोजल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम, आप आ जाओ सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 7 बात करते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, एक प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, कुछ कंडीशंस है, कुछ एसेंशियल्स है जो फुलफिल करने पड़ेंगे प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या होंगे, पहला है बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सेक्शन 7 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 7 की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कैसे होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट का मतलब है एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा प्रपोजल दिया है, जैसा प्रपोजल मिला है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं कर सकते आप। अनक्वालिफाइड का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा विदाउट एनी कंडीशन, उसके ऊपर आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। तो एब्सोल्यूट एज इट इज और अनक्वालिफाइड विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। अब इसको हम मुल्ला जो है, मुल्ला की बुक, मुल्ला एक ऑथर है, मुल्ला ने इसको एक रूल का नाम दिया है मिरर रूल। ये एक बहुत फेमस ऑथर है, आप इनकी बुक भी देख सकते हो। इस स्टेज पर तो खैर आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बुक, लेकिन बहुत फेमस बुक है इनकी और बहुत फेमस ऑथर है, इनकी थ्योरीज कोर्ट में भी रेफर की जाती है। तो मुल्ला ने एक रूल दिया है मिरर रूल, मतलब एज पर सेक्शन 7(1) एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट
दिस इज समटाइम्स रेफर्ड एज मिरर रूल। दिस मीन्स दैट द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है, दे शुड कॉरेस्पॉन्ड, मतलब जो ये प्रपोजल है और इसका जो एक्सेप्टेंस है, प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस है, ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए। अगर ए ने बात करी है इस कार की, तो बी को भी यही इसी कार की बात करनी पड़ेगी और ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए, सेम थिंग इन द सेम सेंस वाली जो बात है वो होनी चाहिए। और अगर कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते वो सेंस, मतलब आपस में, जो मिरर रूल का मतलब होता है जैसे बोला गया वैसे के वैसे, मतलब इन द, इसको भी छोड़ो आप, मिरर रूल का मतलब है एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। मिरर रूल मतलब जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, जो भी मिरर के सामने आ रहा है मिरर में एज इट इज दिख रहा है ना। तो जैसा जो प्रपोजल दिया गया है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब वो कन्वर्ट होता है प्रॉमिस में। और काउंटर प्रपोजल के केस में, इन केस ऑफ काउंटर प्रपोजल, द ओरिजिनल प्रपोजल कम्स टू एन एंड बाय अ फ्रेश प्रपोजल। दिस फ्रेश प्रपोजल इज कॉल्ड काउंटर प्रपोजल। ठीक है ना। अगर एक प्रपोजल आप ऐसे समझो, अगर ये प्रपोजल है और इसमें सपोज 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, आप कहते हो कि मैं फर्स्ट टर्म को एग्री करता हूँ, सेकंड टर्म एग्री करता हूँ, थर्ड नहीं करता हूँ, फोर्थ एग्री करता हूँ, तो दिस विल बी नो एक्सेप्टेंस, नो एक्सेप्टेंस। इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर आपको एग्री करना है तो चारों की चारों टर्म आपको एग्री करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिस विल बी नो एक्सेप्टेंस। इसको बोला जाएगा काउंटर प्रपोजल। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बहुत है। आज के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, केसेस कर लिए। ये सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। सेकंड क्लॉज इसका 9 हमने कर लिया है, 7 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। प्रपोजल कर लिए, प्रॉमिस और बी और सी ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।